हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यातरु पर। साथियों, इकोनॉमिक्स की क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल रही हैं, जिसमें आज हमारी क्लास नंबर 6 हो जाएगी। और हम कवर कर रहे थे मुद्रास्फीति टॉपिक को, जो कि हमारा मुद्रास्फीति का पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। और मुद्रास्फीति में हम पढ़ चुके थे जितना मुद्रास्फीति के बारे में, उससे आगे आज हम शुरू करते हैं यहाँ से कोर मुद्रास्फीति के बारे में जानेंगे साथी। तो ये हो जाता है भारत में सर्वप्रथम उपयोग इसका कोर मुद्रास्फीति का 2001 में शुरुआत इसकी हुई थी। बाकी इसकी आगे देखते हैं। इसमें हेडलाइन जो इन्फ्लेशन, मतलब कि जो सीड से हेडलाइन मुद्रास्फीति थी, वो में जो खाद्य एवं ईंधन को घटाकर निकाली गई थी उसे जोड़ देते हैं। साथ में ही गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित भारत में मुद्रास्फीति निर्धारित लक्ष्य जो है, जो 4% से लेकर ±2% तक रहता है। इसमें कभी बढ़ जाता है 2%, कभी घट जाता है 2%। तो ये जो होती है कोर मुद्रास्फीति होती है, जिसमें सीड्स हेडलाइन वाली जो थी हमारी मुद्रास्फीति, उसे भी जोड़ते हैं। और गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित होती है कोर मुद्रास्फीति। ये आगे देखते हैं। मुद्रास्फीति की माप एवं गणना सूचक जो होते हैं, इसे मापते हैं किस तरह से, तो वो देखेंगे। थोक मूल्य सूचकांक WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो CPI होता है, इसके बारे में देखेंगे, WPI और CPI के बारे में। तो जो थोक मूल्य सूचकांक होता है WPI, सबसे पहले इसे क्लियर करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI पहली बार जारी जनवरी 1942 में पहली बार जारी किया गया था। इसे केवल कुछ चिन्हित वस्तुओं के समूह के मुद्दों के थोक मूल्य में परिवर्तन का मापन किया जाता है इसमें। और इसका संकलन उद्योग है मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा इसका संकलन किया जाता है। बाकी मासिक स्तर पर, पूर्व में साप्ताहिक स्तर पर इसका संकलन किया जाता था, लेकिन अब जो है मासिक स्तर पर इसका संकलन किया जाता है। आधार वर्ष अगर इसका देखा जाए तो 2011 से 2012 इसका आधार वर्ष हो जाता है। वहीं समिति सौमित्र चौधरी जी इसकी मतलब आधार वर्ष की मतलब अध्यक्ष हो जाती हैं मतलब इसकी। और आगे देखते हैं इसकी मतलब जनवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा आधार वर्ष 2011-12 की जो वर्तमान श्रृंखला में संशोधन किया गया था, उसे आधार वर्ष की जो श्रृंखला थी उसे 2022-23 के लिए समिति का गठन अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र की अध्यक्षता में मतलब कर दिया गया है। वहीं आगे देखें तो वस्तुएं एवं उनका भार देखेंगे हम। तो प्रमुख समूह की जो वस्तुएं हैं और उनका भार कैसे कैसे तय किया जाता है, ये देखेंगे WPI में। तो जो प्राथमिक वस्तुएं होती हैं उनका जो भार जो होता है 22.62% में रखा गया है। वहीं ईंधन व ऊर्जा का अगर देखें तो इसमें 13.15% में भार रखा गया है। वहीं विनिर्मित उत्पाद का देखा जाए तो 64.23% में इसका भार आता है WPI में। वहीं अगर हम बात करें उत्पादक एवं मूल्य सूचकांक की, PPI होता है उत्पादक एवं मूल्य सूचकांक, PPI या CPI होना था। WPI व CPI से भिन्न, अच्छा PPI है ये। WPI जो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और जो CPI है इसमें जो है इन दोनों से भिन्न, इन दोनों से अलग है ये, जिसमें मूल्य परिवर्तन को उत्पादकों के परिप्रेक्ष्य में मापा जाता है। यानी कि जो मूल्य परिवर्तन है और उनका जो उत्पादन है उनके परिप्रेक्ष्य में इसे मापा जाता है। वहीं आगे देखेंगे हमारा यहाँ से आ जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI को देखेंगे तो औद्योगिक कामगारों के लिए ये होता है। किसके लिए? औद्योगिक कामगारों के लिए। औद्योगिक कामगारों के लिए जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक IW, और आधार वर्ष इसका 2016 है। वहीं संकलन देखा जाए इसका तो श्रम ब्यूरो द्वारा, श्रम मंत्रालय द्वारा इसका संकलन किया जाता है। वहीं कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण में प्रयोग इसका किया जाता है CPI का। वहीं आगे देखते हैं तो ये होता है कृषि श्रमिकों के लिए CPI AL, आधार वर्ष इसका 1986 से 1987 हो जाता है। इसका संकलन भी श्रम ब्यूरो द्वारा ही किया जाता है। आगे हमारा एक और पार्ट हो जाता है इसी का, ग्रामीण श्रमिकों के लिए CPI रूरल मतलब हाँ, ये ग्रामीण क्षेत्र का हो जाता है RL। तो ये जो हो जाता है हमारा आधार वर्ष इसका भी 86 से 87 हो जाता है। एक मिनट। ग्रामीण वाला हम देख रहे थे, इसका भी संकलन जो है श्रम ब्यूरो द्वारा ही किया जाता है। बाकी नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का देखा जाए तो इसमें हो जाता है CPI ग्रामीण में CPI R, और CPI शहरी में हो जाता है CPRU अर्बन, और ये रूरल। और CPI संयुक्त में देखा जाए तो CPI C बराबर R प्लस
RPU यानी कि रूरल प्लस अर्बन दोनों। आधार वर्ष की बात करी जाए, अगर आधार वर्ष इसका जो हो जाता है 2012 हो जाता है। कौन से वाले का? ये जो मतलब इसकी बात हम कौन से कर रहे हैं, नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात कर रहे हैं। वहीं पर और RBI द्वारा CPIC का प्रयोग किया जाता है। जो RBI प्रयोग करती है वो CPIC का यानी कि रूरल और अर्बन दोनों वाले का, इसका जो संयुक्त वाले का RBI प्रयोग करती है। इसका प्रकाशन अगर देखा जाए तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो CSO द्वारा, अब जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा इसका मतलब क्या किया जाता है, प्रकाशन। वहीं अगर आगे देखा जाए तो फिलिप्स वक्र की बात करेंगे। एक फिलिप्स वक्र में देखेंगे तो प्रतिपादक इसका किसने किया है, AW फिलिप्स ने करके इनके वो हो जाते हैं प्रतिपादक फिलिप्स वक्र के। मुद्रास्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ये फिलिप्स वक्र में दिखाया जाता है। ये हेडलाइन आप याद रखें केवल। बाकी हम देखें मुद्रास्फीति से निपटने के उपाय क्या क्या हो जाते हैं, तो मौद्रिक उपाय देखेंगे। सबसे पहले मौद्रिक उपाय में क्या कर सकते हैं हम, मुद्रा आपूर्ति कम करना, यानी कि जो मुद्रा की आपूर्ति हम जो ज़्यादा कर रहे हैं उसे कम कर देंगे, RBI द्वारा ये किया जाएगा। बैंक दर, रेपो दर और CRR तथा SLR में वृद्धि कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। जब ये बढ़ा दी जाएगी तो तरलता खुद ही घट जाएगी, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, तो उसी हिसाब से फिर ये मौद्रिक उपाय, मुद्रास्फीति कम होने लगेगी। आगे देखें राजकोषीय, सरकार द्वारा किया जाता है राजकोषीय स्तर पर, तो इसमें अप्रत्यक्ष करों में कमी, करापोषण में वृद्धि कर दिया, यानी जो मतलब कर दिए जा रहे हैं हमारे द्वारा, जो अप्रत्यक्ष रूप से हम कर भरते हैं उनमें वृद्धि कर दी जाए, उससे भी पैसा हमारे पास कम होगा। वहीं प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में कमी कर दिया, यानी कि जो सार्वजनिक रूप में खर्चा किया जा रहा है उसमें तो कमी कर दी जाएगी, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से जो करों में जो कर जो दिए जा रहे हैं उनमें भी वृद्धि कर दी जाएगी। उत्पादन में भी वृद्धि कर दी जाएगी, उत्पादन में वृद्धि। तो इन सारी चीज़ों से हम मुद्रास्फीति को मतलब कवर कर सकते हैं। बाकी आगे देखें तो मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मौद्रिक दृष्टिकोण को हॉरकिंस ने दिया था। मौद्रिक जो दृष्टिकोण है वो हॉरकिंस ने दिया है। भाई इन्होंने बताया था कि ब्याज दरें अगर बढ़ा दी जाएंगी तो व्यक्ति उधार लेना कम कर देगा, कुल मांग जो होगी वो भी कम हो जाएगी और मुद्रास्फीति खुद ही कम होने लगेगी। वहीं अगर मौद्रिक रूप में देखा जाए तो अगर मुद्रा का प्रकार और सस्ती मौद्रिक नीति ये बनाई जाएंगी तो इससे क्या होगा, मौद्रिक रूप से मतलब मौद्रिक नीति के द्वारा भी हम मुद्रास्फीति से निपट सकते हैं। भाई मुद्रा संकुचन से निपटने के उपाय, मुद्रा संकुचन जो मैंने अभी आपको एक बताया था उस दिन एक एग्जांपल देकर के, उससे कैसे निपटा जाए, तो राजकोषीय स्तर पर इससे निपटेंगे। सार्वजनिक जो व्यय है, सार्वजनिक रूप पे जो खर्चा किया जा रहा है उसे बढ़ा दिया जाएगा, तो इससे राजकोषीय मतलब मुद्रा संकुचन से हम मतलब निपट सकते हैं। करारोपण में कमी कर दी जाए, यानी कि जो चीज़ों वस्तुओं पर कर लगाए जा रहे हैं उनको कम कर देंगे, तब भी ये कंडीशन से हम निपट सकते हैं। वहीं ऋणों का भुगतान कर दिया जाएगा, तब भी इस कंडीशन को हम वो निपट सकते हैं इससे। बाकी एक हमारे ये टॉपिक हो जाता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये मतलब पुराना मतलब मौद्रिक नीति का टॉपिक है, वहाँ से हमने इसे मतलब छोड़ रखा था। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, इसे कवर करते हुए चलते हैं। देखो स्थापना इसकी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। एम नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। एक साथ 5 जो थी इसमें मतलब बैंकों का गठन हुआ था, जिसमें सबसे पहले हुई थी मुरादाबाद में गठन पहली बैंक, और दूसरी हुई थी गोरखपुर में। ये दोनों की दोनों कब हुई थी, मतलब कहाँ हुई थी, उत्तर प्रदेश की बैंकें थी। वहीं पर बात करें भिवानी में स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, वो थी हरियाणा में। वहीं मालदा में जो स्थापना हुई थी पश्चिम बंगाल में, और जयपुर जो है जयपुर आता है राजस्थान में। तो ये जो थी 5 बैंकें, यहाँ पर बैंकों की स्थापना की गई थी, मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र में। वर्तमान में इन बैंकों की संख्या देखी जाए तो 28 है मार्च 2025 तक। बाकी आप गूगल पर फैक्ट देख सकते हैं कितनी बड़ी घटी है प्रेजेंट टाइम में। बाकी सिक्किम व गोवा को छोड़कर देश में सभी राज्यों में मतलब ये बैंकें जो कार्यरत हैं। कहाँ नहीं है, सिक्किम में और गोवा में भी ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें कार्य नहीं कर रही हैं। श्री महिला सेवा सहकारी बैंक को अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसके व्यवस्थापक इला भट्ट हो जाते हैं। वहीं मुख्यालय इसका अहमदाबाद में हो जाता है, श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की। बाकी पूंजी भागीदारी देखी जाए तो इसमें जो पूंजी भागीदारी होती है, क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक होती है उनमें पूंजी जो होती है 50% केंद्र सरकार लगाती है, 15% राज्य सरकार की पूंजी होती है, और बाकी जो प्रवर्तक बैंक होती है उसका 35% अपना हिस्सा होता है, जो उसका मतलब प्रवर्तन कर रहा होता है वो उसका द्वारा। वहीं सहकारी बैंकों को देखा जाए
कोऑपरेटिव बैंकों को तो राज्य सहकारी बैंक जो होती है, जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक या प्रारंभिक साख समिति द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। भाई राज्य सहकारी बैंकों को देखा जाए तो राज्य का सीड सहकारी बैंक होता है। राज्य का जो सीड्स है वो सहकारी बैंक ही है। केंद्रीय या जिला सहकारी बैंकों को ऋण उपलब्ध कराना इसका कार्य भी हो जाता है। भाई देखा जाए तो केंद्रीय सहकारी बैंक की बात करें हम तो कार्य क्षेत्र एक जिले तक ही सीमित रहता है, यानी कि जो केंद्रीय सहकारी बैंक है इसका जो कार्य क्षेत्र है वो केवल एक जिले तक ही सीमित है, एक जिले में ये कार्य कर पाती है बैंक। भाई राज्य सहकारी बैंक व सहकारी साख समितियों के मध्य सेतु का कार्य, ये सेतु मतलब पुल का कार्य करती है एक तरीके से। प्राथमिक साख समिति की अगर हम बात करें, प्राथमिक साख समिति की, तो प्राथमिक साख समिति एक गांव अथवा ग्रामों में कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर गठन करते हैं इसका। अगर कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकताओं की पूर्ति प्राथमिक साख समिति में होती है। वहीं अग्रणी बैंक, लीड बैंक की हम बात करेंगे, यहाँ पे लीड बैंक करके भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, बाकी अग्रणी बैंक करके तो पूछा ही जाता है। जिसमें देखा जाए तो प्रारंभ इसका होता है 1969 से। वहीं गॉडगिल समिति की सिफारिश पर इसका जो है क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। सेवा क्षेत्र आगमन के कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित है ये। और बैंक प्रमुख बैंक द्वारा निर्धारित जिलों के लिए जिला ऋण योजना बनाई जाए, यानी कि ये जो है अग्रणी लीड बैंक के द्वारा बुक है। बाकी देखेंगे हम यहाँ पर शहरी सहकारी बैंक UCBS शहरी और सहकारी बैंक। वहीं कार्य क्षेत्र इनका हो जाता है महानगरों में, शहरी अथवा अर्ध शहरी क्षेत्रों तक सीमित है इसका कार्य। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग, खुदरा व्यापारियों आदि को जो ऋण की पूर्ति इन्हें करनी होती है। वहीं देश की UCB की संख्या लगभग 1500 संख्या है। वहीं निजी क्षेत्र यानी कि जो प्राइवेट बैंक हैं उनकी भी बात कर लेते हैं एक बार। तो जो निजी क्षेत्र हैं, प्राइवेट बैंक हैं, आप देखते होंगे ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC है, कोटक महिंद्रा बैंक है, यस बैंक है, ये सारी क्या हो जाती हैं, ये हो जाती हैं निजी बैंक हैं। ठीक है। वहीं इसमें है 74% तक विदेशी निवेश की अनुमति इनमें होती है। और निजी क्षेत्रों के बैंकों की संख्या 21, जबकि 2 पेमेंट एरिया बैंक हैं, मतलब 21 बैंक हैं निजी बैंक हैं और 2 पेमेंट एरिया बैंक हैं। भाई विदेशी वाणिज्यिक बैंकों की भी बात हम कर लेते हैं। बैटरी फ़ोन की लो हो रही है, कोई नहीं, 1 मिनट। भारत में विदेशी वाणिज्यिक बैंकों की बात करें तो भारत में विदेशी बैंकों की कुल संख्या 44 है। विदेशी बैंक भी हैं भारत के अंदर 44 जिनकी संख्या है मार्च 2025 तक, जिनकी शाखाएँ 1253 इनकी शाखाएँ भी हैं भारत के अंदर। भाई बहुराज्यीय सहकारी समिति जो है अधिनियम इसका आया था 2002 के तहत पंजीकृत है। ये बहुराज्यीय मतलब एक से अधिक राज्यों में बैंकें कार्य करने वाली। वहीं स्वयं सहायता समूह जो है SHG स्वयं सहायता समूह वाली जो होती है, आपने गाँव में देखा होगा जो समूह जो शंभू वाले जो सुनते होंगे आप गाँव में, भाई उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए ये में प्रमुख योगदान इनका होता है स्वयं सहायता समूह का। बैंक द्वारा SHGs के व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण देना, बैंक इसका कार्य ऋण देने का कार्य करती है। तो साथियों ये टॉपिक था हमारा मुद्रास्फीति, और मुद्रास्फीति हमारा कवर ख़त्म हो चुका है। इतना ही था आज के इस टॉपिक में। साथियों ये जो PDF है हम आपके लिए उपलब्ध करा देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि हमारा विद्या तरु नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। इस तरह से आप हमारे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन को खोलेंगे वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगी, और आपको जो है हमारे चैनल के बायो में जाएंगे वहाँ पर भी हमारी टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी। वहाँ पर हमारी व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, सारी लिंक आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाती हैं। तो आप फॉलो कर लें, सारी जानकारी अपडेट मैं वहीं पर उपलब्ध कराता रहता हूँ। PDF नोट्स वगैरह सब चीज़ वहाँ पर मैं देता जा रहा हूँ। बाकी साथियों आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी आपके कमेंट करने से हमें थोड़ी सी सराहना मिलती है, आगे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट आप हमारे वीडियो पर छोड़ कर जा सकते हैं। बाकी मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। ये टॉपिक हमारा पूर्ण हो चुका है, शुरू करेंगे एक अगला अच्छा सा टॉपिक जल्दी। इकोनॉमिक्स पूर्ण करने के बाद में हम पॉलिटी कवर करने वाले हैं, पॉलिटी शुरू करेंगे बहुत ही जल्दी। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।